हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर के डिफरेंट पार्ट्स। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है पिन्ना, उसके बाद एक्सटर्नल एडुटरी कैनाल और तीसरा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम पिन्ना को देख लेते हैं कि पिन्ना क्या होता है। यूज़ होती है एज अ ग्राफ्ट मटीरियल। जब भी मिडिल ईयर की हमने सर्जरी करनी हो या फिर डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज का ऑपरेशन हो तो पिन्ना की कार्टिलेज को यूज़ करते हैं ग्राफ्ट के तौर पर। और पूरे पिन्ना में एक एरिया होता है जिधर कार्टिलेज नहीं होती, उससे हम कहते हैं इंसिजरा टर्मिनालिस। इंसिजरा टर्मिनालिस की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक्सटर्नल एडुटरी कैनाल की या मेस्टाइड की, इन दोनों में से किसी की भी सर्जरी करनी हो तो अगर हमने कान के थ्रू अप्रोच करना है तो हम इंसिजरा टर्मिनालिस के थ्रू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पिन्ना के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे जो इसका आउटर रिंग होता है उससे हम कहते हैं हेलिक्स और उसके इनसाइड होता है एंटी हेलिक्स। एक एलिवेशन होती है मीडियल साइड पर ट्रैगस और उसके अपोजिट होता है एंटी ट्रैगस। 3 इसमें कैविटीज़ होती हैं, एक होता है कौंचा, दूसरा होता है सिम्बा कौंचा और तीसरा होता है ट्रायंगुलर फोसा, क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है। कार्टिलेज फ्री एरिया होता है लोब्यूल। और ये हमने जो बात की थी कि इंसिजरा टर्मिनालिस कौन सा एरिया होता है जो कि कार्टिलेज फ्री एरिया होता है, और ये ट्रैगस और स्पाइन ऑफ हेलिक्स के दरमियान का एरिया होता है। इस डायग्राम में भी ईयर के डिफरेंट पिन्ना के डिफरेंट पार्ट्स बता रहे हैं, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, सिम्बा एंड ट्रायंगुलर फोसा। ईयर को कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, तो ईयर को 5 नर्व सप्लाई करती हैं, 2, 3, 5, 7, 10। 2 की जो ब्रांच है उसका नाम है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और 2 और 3 की एक ब्रांच होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। 5th की ब्रांच है ऑरिकुलो टेम्पोरल, 7th फेशियल के कुछ फाइबर्स, और 10th की जो ब्रांच उसको सप्लाई करती है उसको हम ऑरिकल या फिर आर्नल नर्व कहते हैं। इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, उसके बाद ग्रेटर ऑरिकुलर है, क्रेनियल नर्व 7, 10 है और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सर्फेसेस को सप्लाई करती हैं। ट्रामा टू पिना क्या होता है, ट्रामा टू पिना में डिफरेंट आता है, हीमोटोमा आता है, वर्जिन आती है, लेसरेशन आती है। अब फर्स्ट है हीमोटोमा। हीमोटोमा क्या होता है कि जब भी ड्यूरिंग द बॉक्सिंग और द रेसलिंग, हीमोटोमा होता है बॉक्सिंग या रेसलिंग के दौरान जब भी ट्रामा हो ईयर को या पिना को तो ब्लड अकम्युलेट हो जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज जो कि पिना की कार्टिलेज थी उसके और पेरिकार्डियम यानी कि कार्टिलेज की कवरिंग के दरमियान जब ब्लड अकम्युलेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं हीमोटोमा। इस डायग्राम में जैसे कि दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो पिन्ना है उसमें क्या हो गया है, ब्लड अकम्युलेट हो गया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हीमोटोमा। उसके बाद कह रहे हैं कि कालीफ्लावर ईयर क्या होता है जिसको हम प्यूजिलिस्टिक ईयर भी कहते हैं, बॉक्सर ईयर भी कहते हैं कि हीमोटोमा के बाद जब वो क्लॉटेड ब्लड जो होता है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होता है तो उसकी वजह से जो ईयर की शेप होती है वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, तो उससे हम कहते हैं प्यूजिलिस्टिक ईयर या फिर बॉक्सर ईयर। ये हमारे पास क्या है, प्यूजिलिस्टिक ईयर या फिर बॉक्सर ईयर इसे कहते हैं, यानी कि डिफॉर्म्ड ईयर को क्या कहते हैं, बॉक्सर ईयर, क्योंकि ये हमारे पास बॉक्सिंग के दौरान ये इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है हीमोटोमा को, तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि जो भी ब्लड या फ्लूइड अकम्युलेट हो गया है उसको आपने नीडल के थ्रू उसकी ड्रेनेज करें। दूसरा ये है कि प्रेशर ड्रेसिंग करें। प्रेशर ड्रेसिंग का मतलब ये है कि जितनी भी कैविटीज़ हैं ईयर में, जैसे कि कौंचा है, सिम्बा कौंचा है, उसको आपने क्लोज कर देना है ताकि दोबारा से ब्लड अकम्युलेट ना हो, उन एरियाज़ में भी ब्लड अकम्युलेशन ना हो। और लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर ये दोनों पर फेल हो जाते हैं तो आपने इंसिजन और ड्रेनेज करनी है। लेकिन हमने इनमें से जो भी प्रोसीजर यूज़ करें सबसे पहले हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। दूसरे पर हमारे पास आ जाता है लेसरेशन। लेसरेशन किसे कहते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्किन में या कार्टिलेज या फैट ऑफ द लेब्यूल इनमें से किसी की भी अगर कटिंग होती है और ये डैमेज हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं लेसरेशन, यानी कि अगर कट लग जाता है ईयर में या पिन्ना में तो इसे क्या कहेंगे, लेसरेशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर हमने पेरिकार्डियम को स्टिच करना है तो हम कौन से स्विचेस यूज़ करेंगे, एब्जॉर्बेबल स्विचेस यूज़ करेंगे। हमने एकदम से स्विचिंग करनी है ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो, और जो स्किन है उसको हमने नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर से स्टिच करना है। और ऑपरेशन के बाद, स्टिचिंग के बाद हमने 1 हफ्ते तक उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी देनी है। तो ये एग्जांपल है लेसरेशन की जिसमें पिन्ना में कट लग गया है। ड्यूटेन क्या होती है कि जब भी मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से पूरा ईयर या उसके कुछ फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएं स्कल से तो इसे कहते हैं अवल्जन। अवल्जन अगर तो पूरे कान की हो गई है, ठीक है, यानी कि पूरा पिन्ना जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रीइम्प्लांटेशन करते हैं, यानी कि सर्जरी होती है। और अगर उसका कुछ पार्ट थोड़ा सा मतलब वो सेपरेट हुआ है लेकिन वो बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ तो हमने उसको रीअटैच कर देना है थ्रू द स्विचरिंग। इस डायग्राम में जैसे कि दिखा रहे हैं कि जो पिन्ना है उसके कुछ पार्ट्स बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, तो इसे हम कहते हैं अवल्जन। देन हमारे पास आता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट इंजरी क्या होती है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है या टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं है लेकिन क्रोनिक टाइम के लिए अगर कोई भी पार्ट कोल्ड को एक्सपोज हो तो उसमें जो इंजरीज आती हैं उससे हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट इंजरीज। फ्रॉस्ट बाइट इंजरीज वेरी करती हैं, कुछ लोगों में तो सिर्फ एरिथमा होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, कुछ में बुला बन सकते हैं, कुछ में स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये इंजरीज वेरी करती हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है कि क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हुआ है तो आपने उसको रिवार्म करना है, ठीक है, 38 to 42 सेल्सियस टेम्परेचर पर। दूसरा यह कि इन्फेक्शन स्प्रेड का जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करने के लिए आपने 0.5% सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करनी है, और डीप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी है।
अब जब भी हम उसको सडनली रिवार्म करेंगे तो उस पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पेन के रिलीफ के लिए उसको आपने एनर्जेटिक्स देनी है। और अगर फ्रॉस्टबाइट इंजरीज़ की वजह से बुला बन गया है तो आपने उसको रप्चर होने से बचाना है। इस केस में ड्यू टू द फ्रॉस्टबाइट यानी कि ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर वेजिकल्स या ब्लिस्टर्स पिना के ऊपर बन गए हैं। ट्रामा टू एक्सटर्नल ईयर में लास्ट में हमारे पास आ जाता है किलाइट। किलाइट किसे कहते हैं? रेज्ड स्कार को, ठीक है। जब इंजरी हो और उसके बाद अगर स्किन के ऊपर कोई भी स्कार बनता है तो उसे हम कहते हैं किलाइट। अब अगर तो ईयर को ट्रामा हुआ है या फिर ईयर पियर्सिंग यानी कि कोई भी आपने ऑर्नामेंट्स की वजह से ईयर पियर्सिंग की है या ट्रामा, तो उसके बाद जो भी इंजरी होगी लोब्यूल को या हेलिक्स को, और उस इंजरी के बाद हीलिंग के केस में जब स्कार बनेगा तो उसे हम कहते हैं किलाइट। तो इसका ट्रीटमेंट यह है कि आपने क्या करनी है, सर्जरी करनी है, लेकिन इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि आप इसको रिमूव कर देते हैं किलाइट को, ये दोबारा से आ जाते हैं। तो रिकरेंस को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने प्री और पोस्ट ऑपरेशन दोनों में आपने क्या करना है, रेडिएशंस देनी है। 600 to 800 की रेडिएशंस देनी है और 4 डोजेज में देनी है, ठीक है। ईयर के ऊपर क्या है, रेस स्कार और पिन्ना के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ईयर कनाल और एक्सटर्नल एडोटरी कनाल, जिसको एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटिस भी कहते हैं। एक्सटर्नल एडोटरी कनाल एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पिन्ना अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 24 mm लॉन्ग ये ट्यूब होती है, ये स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती। इसका जो आउटर पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, बैकवर्ड और लैटरली, और जो इनर पार्ट है जो कि मीडियल साइड है उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड और एंटीरियरली यानी कि फॉरवर्ड। तो अगर हमने इसके दोनों पार्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में लाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है कि हमने पिन्ना को पुल करना है अपवर्ड, बैकवर्ड और लैटरली। उसके बाद ये है कि आउटर जो पार्ट है यानी कि जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, इसमें कौन सी कार्टिलेज होगी, जो पिन्ना की कार्टिलेज है वही इसको बनाएगी। इसमें दो डेफिशिएंसी या दो ओपनिंग होती हैं जिसको हम कहते हैं फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी। फिशर्स की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पैरोटिड में या मेस्टाइड में इन्फेक्शन होगा तो वो इन ओपनिंग के थ्रू एक्सटर्नल एडोटरी कनाल को भी इन्वॉल्व कर लेगा, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर एक्सटर्नल एडोटरी कनाल में इन्फेक्शन है तो वो मेस्टाइड और पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये हमारे पास फिशर ऑफ सेंटोर्नी जो कि आउटर पार्ट में है, कार्टिलेजिनस पार्ट में है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन टू एंड फ्रॉम द पैरोटिड हो सकती हैं। उसके बाद जो स्किन होती है आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट के ऊपर, ये थिक होती है, ठीक है, थिक स्किन होती है, और इसमें जो वैक्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स यानी कि जो वैक्स बनाते हैं वो वाले ग्लैंड्स भी होते हैं और हेयर्स भी होते हैं। तो इसमें सेरेमिनियस और पाइलोसेबेशियस ग्लैंड सिर्फ इसी पार्ट में होंगे, इसके अलावा हेयर्स भी इसमें होंगे। तो जो स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन होता है वो भी सिर्फ इसी पार्ट में होगा, तो जब वो होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रंकल्स। जो इनर पार्ट है हमारे पास, ये इसमें जो फोरामेन होता है उसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ फुश्के, जो कि अप टू द एज 4 ईयर होता है और सम टाइम अडल्ट्स में भी हो सकता है। दिस इज़ फोरामेन ऑफ फुश्के। फोरामेन ऑफ फुश्के का क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये भी टू एंड फ्रॉम द पैरोटिड इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। जो इनर पार्ट होता है इसमें जो स्किन होगी वो थिन होगी, ठीक है, और इसमें कोई भी ग्लैंड्स वगैरह नहीं होंगे और इसमें हेयर्स भी नहीं होते, हेयर फ्री होता है ये वाला एरिया। इसमें इस्टमस और एंटीरियर रिसेस किसे कहते हैं? 6 mm अगर टेम्पोरल हम आएँ, ठीक है, टू द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के अगर हम लैटरली 6 mm आएँ तो वहाँ पर एक नैरो जो सबसे ज़्यादा नैरो पार्ट है एक्सटर्नल एडोटरी कनाल का, उससे हम कहते हैं इस्टमस। और इस्टमस के जो मीडियली एक डिप्रेशन होती है उससे हम कहते हैं एंटीरियर रिसेस। एंटीरियर रिसेस की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो या किसी भी वजह से कोई डिब्रेस या डिस्चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है तो उसके बाद उसका जो रिमूवल होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैटरली है वो नैरोइंग होती है या इस्टमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर फॉरेन बॉडीज़ या डिब्रेस डिस्चार्ज वगैरह लॉन्च कर सकता है, तो आपने केयरफुली इसमें से भी जो भी डिब्रेस या डिस्चार्ज है उसको रिमूव करना है। नर्व सप्लाई देखी जाए तो इसको 3 नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसमें एक हमारे पास आती है आरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो कि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, 5th नर्व वेगस नर्व और फेशियल नर्व, तो 5, 7, 10। जो ट्राइजेमिनल की ब्रांच है आरिकुलर टेम्पोरल वो इसकी एंटीरियर वाल और रूफ को करती है। फेशियल नर्व और वेगस नर्व ये दोनों पोस्टीरियर वाल को करती हैं, लेकिन वेगस इसके साथ साथ फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल एडोटरी कनाल को भी करती है। ट्रामा में 2 तरह की लेस्ट्रेशंस आती हैं, माइनर लेस्ट्रेशंस और मेजर लेस्ट्रेशंस। माइनर लेस्ट्रेशंस कब होंगी? ये होंगी क्यू टिप इंजरी। क्यू टिप इंजरी क्या होती है? जब भी हेयर पिन या मैस्टिक की वजह से जो इंजरी हो तो उससे हम कहते हैं क्यू टिप इंजरी। या जो फिजिशियन है उसने जो इंस्ट्रूमेंटेशन की है वो मतलब ठीक नहीं की, वो अनस्किल्ड फिजिशियन था, ठीक है, उसकी वजह से माइनर लेस्ट्रेशन बन सकती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ये हील हो जाती हैं। मेजर लेस्ट्रेशंस कब बनती हैं? गन शॉट वुंड्स की वजह से, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से, और इसमें आपने केयरफुल ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट ना हो तो उसके बाद इसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? स्टेनोसिस ऑफ द ईयर कनाल, कि जो ईयर कनाल है वो बंद हो सकती है। एक्सटर्नल ईयर का आखिरी पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ड्रम हेड भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये ओब्लिकली सेट होती है, ठीक है,
इसके दो पार्ट होते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो सुपीरियर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, पोस्टीरियरली, और जो इन्फीरियरली पार्ट है इसका वो उसकी डायरेक्शन एंटीरियरली। तो ये पोस्टीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इन्फीरियर इसकी प्लेसमेंट या पोजीशन होती है। इसकी लेंथ, वेट और थिकनेस कितनी होती है? लेंथ उसकी इसकी 9 to 10 mm, वेट है इसकी 8 to 9 मिलीमीटर और थिकनेस है इसकी 0.1 mm। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे इसकी आउटर लेयर है वो कौन बनाता है? वो स्किन बनाता है। जो एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल की स्किन है वही इसकी आउटर लेयर बनाएगी, और उसके बाद इसकी जो इनर लेयर होगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि इसकी जो लोकेशन है या डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मिडल ईयर है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन मिडल ईयर को लाइन कर रही है वो इसकी इनर लेयर बनाएगी। और जो दरमियान में इसकी फाइब्रस लेयर होती है जो कि थिक लेयर होती है, इसमें 3 तरह के फाइबर्स आते हैं, रेडियल फाइबर, सर्कुलर फाइबर और पैराबोलिक फाइबर। फाइब्रस लेयर की वजह से इसके दो पार्ट्स हैं। एक है पार्स टेंसा जिसमें फाइब्रस लेयर होगी और काफ़ी थिक होगी, दूसरा है पार्स फ्लैसिडा जिसमें फाइब्रस लेयर थिन होगी। जो पार्स टेंसा है ये मोस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब ये टेंस होता है, ये पार्स टेंसा होता है जिसमें फाइब्रस लेयर यानी कि तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पार्स टेंसा की जो बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं एनुलस टिम्पैनिकस। एनुलस टिम्पैनिकस फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होता है, और पार्स टेंसा को जो सेंट्रल मोस्ट एरिया या पार्ट होता है उसे कहते हैं अम्बो, जो कि मोस्ट कनकेव पार्ट होता है, और ये इनसाइड टिंट हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर टिप ऑफ मैलियस अटैच होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जितना भी एरिया इसे हम कहते हैं पार्स टेंसा, और इसकी जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं एनुलस टिम्पैनिकस। और ये वाला एरिया वो अम्बो है जिधर अगर जो थोड़ा सा इनवर्ट टिंट होता है, और अगर यहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ पर थ्रो की जाए तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह, एंटीरियर इन्फीरियर। दूसरा पार्ट है पार्स फ्लैसिडा जो कि थिन होता है, और इसमें क्योंकि फाइब्रस लेयर नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो ये मेल्यूलर फोल्ड और नाच ऑफ रेविनस के दरमियान होता है। नाच ऑफ रेविनस कौन सा एरिया होता है? जिधर एनुलस टिम्पैनिकस नहीं होता, सुपीरियरली, ठीक है। और इसका कलर देखा जाए तो ये स्लाइटली पिंक होता है। तो ये हमारे पास आ गया जी पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा का दूसरा नाम है श्रैपनल मेम्ब्रेन। ये एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड के दरमियान और नाच ऑफ रेविनस के दरमियान ये जो एरिया इसे हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली मोबाइल होती है, और इसके अलावा जो इसका कलर होता है वो पर्ली ग्रे कलर का होता है। मेम्ब्रेन की जो लेटरल सरफेस है यानी कि जो टुवर्ड्स एक्सटर्नल एडोटरी कैनाल है उसको दो नर्व सप्लाई कर रही हैं, एक है एरिकुलर टेम्पोरल और दूसरी है वेगस की एरिकुलर ब्रांच, ठीक है। और जो मीडियल सरफेस है जो टुवर्ड्स द मिडल ईयर है उसको 9th नर्व की एक ब्रांच करती है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक ब्रांच, और इसका दूसरा नेम है जैकबसन नर्व। ट्रॉमेटिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है कि जब भी हेयर पिन हम कानों में मारते हैं या मैच स्टिक की वजह से, या सडन चेंज इन एयर प्रेशर, सडन स्लैप या सडन ब्लास्ट, इन दोनों केसेस में जो एयर प्रेशर है वो उसमें सडन चेंज आता है। इसी तरह जब भी ड्राइविंग के दौरान या फोर्सफुल स्ट्रिंजिंग के दौरान प्रेशर में चेंज आता है तो उसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो सकती है। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो उसके जो एजेस ऑफ परफोरेशन है वो इनवर्ट, मतलब कि टुवर्ड्स द मिडल ईयर इन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने दोबारा एजेस को रिपोजिशन करना है और उसके बाद उनको स्प्लिंट कर देना है। ये किसको दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो इसमें परफोरेशन हो जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन में आता है, एक तो ये है कि पार्स टेंसा में परफोरेशन हुई है, और दूसरा है पार्स फ्लैसिडा में परफोरेशन हुई है। पार्स टेंसा में अगर सेंट्रल परफोरेशन हुई है तो उसमें आगे से फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 4 हैं। एक है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब है कि ये जो हैंडल ऑफ मैलियस है उसके एंटीरियर ली हुई है। पोस्टीरियर टू द हैंडल ऑफ मैलियस भी हो सकती है, इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ मैलियस भी हो सकती है। और सब टोटल में ये है कि इसमें जो पास्ट टेंस है उसमें मोस्टली परफोरेशन हो गई है, लेकिन उसमें या तो एनुलस या उसका कुछ पार्ट है जो कि अभी तक प्रिजर्व्ड है, उसमें परफोरेशन नहीं हुई। तो ये सब टोटल है। अगर पूरे पास्ट टेंसा में परफोरेशन हो जाती है, उस मतलब एनुलस में भी हो जाती है और पास्ट टेंसा के सारे पार्ट में भी, तो उसे हम कहते हैं टोटल परफोरेशन। मार्जिनल परफोरेशन क्या होती है कि जिसमें एनुलस डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और एनुलस का अगर ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर होगा तो उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर, और अगर उसका एंटीरियर होता है तो एंटीरियर, और इसी तरह एक होता है इन्फीरियर, ठीक है। पास्ट टेंस में यानी कि या तो सेंट्रल परफोरेशन होगी या मार्जिनल, यानी कि जिसमें एनुलस टिम्पैनिकस में परफोरेशन हो जाएगी। उसके बाद है पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा में अगर परफोरेशन होती है तो उसको हम एटिक परफोरेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है कि सेंट्रल परफोरेशन, ठीक है, एंटीरियर टू द हैंडल ऑफ मैलियस, ये भी सेंट्रल है लेकिन इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ मैलियस। और ये सब टोटल है जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्स टेंसा इन्वॉल्व हो गया है लेकिन एनुलस टिम्पैनिकस प्रिजर्व्ड है। ये है टोटल परफोरेशन जिसमें पार्स टेंसा और उसके साथ जो एनुलस टिम्पैनिकस था दोनों में परफोरेशन हो गई है। ये है एटिक परफोरेशन जो कि पार्स फ्लैसिडा में हुई है, और ये है मार्जिनल परफोरेशन, और वो भी कौन से पार्ट में? पोस्टीरियर सुपीरियर।